गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नए टॉपिक ऑटो ट्रांसफार्मर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंपल ट्रांसफार्मर बोले वो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया था। आज ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि यह एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो जिसके अंदर केवल एक सिंगल वाइंडिंग होता है और सिंगल वाइंडिंग से ही उसका प्राइमरी और सेकेंडरी कनेक्शन किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है वो सेल्फ इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, जबकि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो होता है वह म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो होता है अगर हम सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो यह एक वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है जिसका कुछ हिस्सा कॉमन होता है दोनों लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड के लिए। जैसे कि ये वाला हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है बी से लेकर सी तक, ये वाला जो हिस्सा है ये हाई वाइंडिंग के हाई वोल्टेज साइड में भी है और लो वोल्टेज साइड में भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो डायग्राम दिखा रहे हैं ये ऑटो ट्रांसफार्मर का ही डायग्राम है, जिसमें आपको एक वाइंडिंग दिखाया जा रहा है जिसका आपकी एक पर्टिकुलर पार्ट तक का टर्न्स तक को हम लोगों ने सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर कनेक्टेड किया। जो सेकेंडरी वाइंडिंग कहने का मतलब ये हुआ कि जो लोड साइड कनेक्टेड है, यहाँ पे लोड हमारा लगा हुआ, जिससे हम इस पार्ट तक को यहाँ से यहाँ तक के पार्ट वाइंडिंग के पार्ट को टर्न्स को हम लोगों ने लोड के साथ कनेक्ट किया, जबकि जो हमारा पूरा हिस्सा है वह प्राइमरी के साइड यानी कि सप्लाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया है। जब ऐसा कनेक्शन कर दिए तो इसके बाद जो टर्म्स आ रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ, जो सोर्स वोल्टेज V1 से दिया जा रहा है उससे पैदा होने वाला करंट I1 जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक करंट I1 गया है। फिर यहाँ के बाद जो लोड में करंट जा रहा है ना वह I2 हुआ। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा I2 माइनस I1, ये हमारा इस वाले पार्ट का करंट होगा। क्योंकि करंट I2 ऐसे जा रहा I2 इधर जा रहा होगा, लेकिन I1 इधर से आ रहा है, अपोज कर रहा है, तो I2 माइनस I1। लोड के पास जो वोल्टेज मिल रहा हो वो V2 है। और एक चीज़ है कि जो प्राइमरी का टर्न्स होगा वो N1 ये होगा, और सेकेंडरी के लिए जो टर्न्स होगा ये N2 यहाँ से यहाँ तक का होगा, ये वाला, और प्राइमरी के लिए 1। अब आगे देखिए, हम लोग इसमें से कुछ पार्ट्स निकालेंगे कि कितने क्या रिलेशन बनता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच के टर्न्स का, और उसका सेविंग कितना होता है। देखिए, सबसे पहले हम वेट ऑफ कंडक्टर निकालना चाहते हैं। तो वेट ऑफ कंडक्टर का फॉर्मूला होता है जितना करंट गुजर रहा है और जितना नंबर ऑफ टर्न्स है उनका मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल। ठीक है, जितना नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया, जितना करंट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो वेट ऑफ कंडक्टर, टोटल वेट ऑफ कंडक्टर निकल जाता है। देखिए, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी वेट जो होगा कंडक्टर का, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर अगर आपको ध्यान हो तो कैसा होता है, इस तरह का सिंबल बना दिया मैंने। तो प्राइमरी वेट ऑफ कंडक्टर जो होता है, प्राइमरी वेट दैट मीन्स कि ये वाला हिस्सा जो सोर्स से कनेक्टेड है और ये लोड से कनेक्टेड है, सपोज करिए। तो प्राइमरी वेट ऑफ कंडक्टर हम निकाल रहे हैं, ये जो टर्न्स है यहाँ पे टर्न्स जितना भी होगा N1, और इसमें जो करंट गुजर रहा होगा I1 उसके प्रोपोर्शनल होगा। और सेकेंडरी वेट जो होगा यानी सेकेंडरी साइड का वह होगा जो करंट इधर गुजर रहा है यानी I2, और जो टर्न्स होगा N2 उसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो टोटल वेट बात करें हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा तो दोनों में ये प्रोपोर्शनल कितने का हो जाएगा, ये दोनों का समेशन हो जाएगा। अब आगे देखिए, हम यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। अब तो ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग AC पार्ट तक का बात करते हैं, एट AC। देखिए डायग्राम में एक बार देख लीजिए, AC कहाँ से कहाँ तक है। AC यहाँ से यहाँ तक है, जिसका आपका टर्न्स निकालना होगा और करंट निकालना होगा। जब करंट तो I1 दिख रहा, टर्न्स कितना हो जाएगा, टोटल N1 माइनस N2 कर देंगे। देखिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया, N1 माइनस N2, करंट हो गया I1। अब वेट ऑफ कंडक्टर निकालना है तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, करंट जो है उसके उसके अक्रॉस और जो जितना टर्न्स है उनका मल्टीप्लिकेशन। तो यही हमारा ऊपर में निकाला हुआ है। उसी तरीके से जब BC पार्ट के लिए देखेंगे, पार्ट BC के लिए चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पार्ट BC के लिए करंट जो है वो है I2 माइनस I1, और करंट तो ये हो गया, और टर्न्स कितना है यहाँ से यहाँ तक N2 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कंडक्टर ऑफ द पार्ट BC।
BC के लिए हम लोग पहले टर्न्स लिख लिए, करंट लिख लिए वैल्यू, और वेट को हम लोग क्या कर दिए, उसका मल्टीप्लिकेशन प्रोपोर्शन कर दिए। अब टोटल वेट हम बात कर रहे हैं इसका ऑटो ट्रांसफार्मर का, वो कितना हो जाएगा, जो पार्ट AC और BC के लिए आया उनका समेसन। तो हम लोगों ने वही चीज़ कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, इन दोनों का वेट का कंपैरिजन करना है। तो वेट ऑफ कंडक्टर इन ऑटो ट्रांसफार्मर अपॉन वेट ऑफ कंडक्टर इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, दैट इज शॉर्ट में लिखें W ऑटो W टू वाइंडिंग, यानी वेट ऑटो ट्रांसफार्मर वेट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंडक्टर का, इक्वल टू ऑटो ट्रांसफार्मर का अभी हम लोगों ने निकाला यहाँ पे समेसन करके, है ना, ये वाला लिख देंगे ऊपर, और टू वाइंडिंग का अभी इसके पहले निकाले थे हम लोगों ने, वो हो जाएगा यहाँ पे I1N1 प्लस I2N2। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको ब्रैकेट के बाहर निकाले तो I1N1, ठीक है ना, माइनस का माइनस रह जाएगा I1N2। इसी तरीके से इसको भी करेंगे कैलकुलेट, I2N2 हो जाएगा और यहाँ पर I1N2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो था I1N1 प्लस I2N2। ठीक है, अब टर्न्स रेशियो के अकॉर्डिंग, टर्न्स रेशियो जैसे कि पिछले क्लास में हमने ट्रांसफार्मर जब पढ़ा रहे थे तब आपको बताए थे कि टर्न्स रेशियो होता है V1/V2 इक्वल टू I1/N2 इक्वल टू I2/I1। ठीक है, ये होता है टर्न्स रेशियो। इसमें हम लोग ये वाला पार्ट का यूज कर रहे हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो N1I1 इक्वल टू N2I2 होगा ना, तो वही चीज़ लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ पे I2N2 है वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, या जहाँ I1N1 है वहाँ पे I2N2 पुट कर सकते हैं। तो वही चीज़ कर रहे हैं ऊपर में। देखिए W ऑटो बाई W टू वाइंडिंग इक्वल टू I1N1 के जगह पे I2N2 रख दिए, और यहाँ पे भी I2N2 है, तो इन दोनों का समेसन क्या हो जाएगा, 2I2N2 माइनस 2I1N2। ठीक है, देखिए यहाँ पे, और ये दोनों सेम सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई इन दोनों को ऐड कर देंगे फिर से, कैसे, क्योंकि I2N2 को हम लोग पुट कर देंगे I1N1 के जगह पर, पुट कर दिए 2I2N2। अब 2 सब जगह कॉमन आ जाएगा, तो 2 को कैंसिल कर सकते हैं। जब 2 को कैंसिल करेंगे, और एक चीज़ और कर देंगे यहाँ पर, 2 को कॉमन भी ले लेना है, 2 कैंसिल हो जाएगा सब जगह से, और उसके बाद I2N2 और I2N2 सेपरेट सब जगह दोनों जगह लिख देंगे। तो उससे हमें क्या मिलेगा, ये देखिए, ये हमें मिलेगा, ये कैंसिल 1 मिलेगा यहाँ पर, इंटू कैंसिल, तो I1/I2 मिलेगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए 1 माइनस I1/I2 इक्वल टू, चाहे तो क्या कर सकते हैं, N2/N1 भी मिल सकता है। क्यों, अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में जो I2N2 पुट करे जा रहे थे, अगर I1N1 पुट करते हैं हर एक जगह पर, तो हमें ये रिजल्ट मिलता है N2/N1। कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि हमें फाइनली टर्न्स रेशियो का फार्मूला लिखना होता है, दोनों ही टर्न्स रेशियो का फार्मूला है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, W ऑटो बाई टू वाइंडिंग इक्वल टू 1 माइनस का 1/A। ठीक है, ये क्या है, हम लोगों को पता है ना, A का वैल्यू होता है I2/I1 इक्वल टू N1/N2। तो जब हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, तो इसको जब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। अब टू वाइंडिंग को हम लोग इधर ले जा सकते हैं कि वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर जो है 1 माइनस 1/1 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इनटू का वेट ऑफ टू वाइंडिंग, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब हमें ये निकालना है कि सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल इन यूजिंग ऑटो ट्रांसफार्मर कितना होगा। टू वाइंडिंग हम लोग यूज करते हैं और ऑटो ट्रांसफार्मर भी यूज करते हैं, तो ऑटो ट्रांसफार्मर जब यूज करते हैं तो कितना सेविंग होता है, वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टू वाइंडिंग माइनस ऑटो ट्रांसफार्मर कर देंगे। ऑफकोर्स ऑब्वियस सी बात है कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर ज़्यादा वेट लग रहा होता है, क्योंकि दोनों वाइंडिंग में अलग अलग वाइंडिंग किया जाता है, जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल वाइंडिंग होता है। तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, और अब वैल्यू को पुट कर देंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर का जो आया है रिजल्ट, उसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। अब क्या करेंगे, ये W टू वाइंडिंग जो है अंदर से पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो, ये मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, वेट ऑफ टू वाइंडिंग डिवाइडेड बाई A आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो सेविंग जो हुआ वो कितना हुआ, वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाई ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये फाइनल रिजल्ट जो है आपको याद रखना है। ठीक है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का सारा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आगे देखते हैं, एक और टॉपिक हमें कवर करना है। ये टॉपिक है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन। 3 फेज ट्रांसफार्मर का केवल इंट्रोडक्शन देखना है हम लोगों का। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वो 4 तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। या तो वो स्टार स्टार में हो, या तो स्टार डेल्टा में हो, या डेल्टा स्टार में हो, या डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में हो। ये सारा कनेक्शन आपको करना है। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ सेकंड वाले का, स्टार डेल्टा, बहुत ही आसान है। आप देखना, आप करके सब
कर लोगे। करना क्या है इसमें कि स्टार कनेक्शन करना है प्राइमरी साइड 3 फेज के लिए, उसी तरीके से डेल्टा कनेक्शन सेकेंडरी साइड, क्योंकि स्टार से डेल्टा करना है। तो स्टार कनेक्शन किसको बोलते हैं, जिसका एक पॉइंट तीनों फेज से कनेक्टेड होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला सेकेंडरी, इसका सेकेंडरी और इसका सेकेंडरी कनेक्ट होकर के न्यूट्रल मिला, बाकी तो हम लोग सप्लाई दे देंगे बाकी उससे 3 फेज सप्लाई। ऐसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं, स्टार कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन किसको बोलते हैं, जिसका हर एक सेकेंड और दूसरे का फर्स्ट, इसका सेकेंड दूसरे का फर्स्ट आपस में कनेक्टेड हो, और फिर जो बाहर बाहर का रिजल्ट मिलेगा उसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है। और जब यहाँ से कनेक्ट कर रहे होते हैं तो उसको शॉर्ट नहीं कहते हैं, इसको कनेक्ट करके यहाँ पे सप्लाई दिया जाता है, यहाँ से और इसको यहाँ से। तो इस तरह के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, डेल्टा कनेक्शन। तो आपको स्टार से डेल्टा करना तो पहले स्टार बना दोगे, बाद में डेल्टा कर दोगे। अगर स्टार से स्टार करता तो इधर भी स्टार बनाएंगे, इधर भी स्टार बनाएंगे। डेल्टा से स्टार करता तो ये वाला इधर बनेगा, ये वाला इधर बनेगा, और डेल्टा डेल्टा कहते तो इधर भी डेल्टा और इधर भी डेल्टा बन जाएगा। ठीक है। ये आपको सारा 3 फेज कनेक्शन में 3 फेज ट्रांसफार्मर का जितने भी टाइप्स होते हैं उसके बेसिस पर आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ओके, थैंक यू।